Students and welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the angiotensin converting enzyme inhibitors, जैसे हम बोलते हैं ACE inhibitors. ठीक है, angiotensin converting enzyme inhibitors. तो बेसिकली एजेंट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन डिसऑर्डर में यूज़ करते हैं इन सबको, और कंजस्टिव हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, आपके मैनेजमेंट में, दोनों में ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यूज़ होते हैं. तो इस तरह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स. तो एसी इनहिबिटर्स बेसिकली हम जिसे जानते हैं, और एसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ए फॉर एंजियोटेंसिन, सी फॉर कन्वर्टिंग, ई फॉर एंजाइम, और इनहिबिटर्स तो है ही. तो इनहिबिटर्स आप जानते हैं कि जो एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, वो एजेंट जो किसी एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, उसे उसकी एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं, वो सब क्या इनहिबिटर्स होते हैं. तो इसी तरीके से एसी इनहिबिटर्स आर द ड्रग दैट इनहिबिट द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकेंड. तो एसी इनहिबिटर्स आपके वो ड्रग हैं जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं या उसकी एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड. दीज ड्रग आल्सो इनहिबिट द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स. ये इसके साथ में ये क्या करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है उसको ये इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं. एंड दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर इन द नॉर्मल कंडीशंस. और ये सिस्टम हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आपने शायद ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स. तो वही है, उसी सिस्टम में ये ड्रग एक्ट होती हैं. बात करूँ कि देयर आर द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर मोस्टली जो यूज़ होते हैं. कैप्टोप्रिल है, इन सब में सफिक्स होता है प्रिल. जहाँ प्रिल है इसका मतलब क्या है, एसी इनहिबिटर है. कैप्टोप्रिल, इनाप्रिल, लेसिनोप्रिल, बेंजेप्रिल, रेमिप्रिल, फेसिनोप्रिल, क्यूनियोप्रिल, ट्रेंडोलोप्रिल, अमीडाप्रिल एंड पेरिंडोप्रिल. तो ये सभी हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स. ठीक है. तो बिफोर गो टू द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर्स कि हम किसी ड्रग को डिस्कस करें, उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है. मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसकी मैकेनिज्म इसको नहीं समझ सकते ये कैसे काम करते हैं. when the decrease the blood pressure flow, when the decrease renal blood flow, जब रीनल किडनी पोर्शन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कम हो जाए या उसका प्रेशर कम हो जाए, विच एक्टिवेट द, जिसकी वजह से क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है. तो विच एक्टिवेट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता है. और दिस आल्सो रिलीज एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ किडनी से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होने लगता है. और एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स इंक्रीज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. एंड प्रोमोट द साल्ट एंड वाटर रिटेंशंस एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन से क्या करते हैं, वाटर और साल्ट को रिटेंशन करते हैं, जिससे कि कार्डियक ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा. डेक्ट एक्सपेंड द सर्कुलेशन फ्लूइड वॉल्यूम, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, देयरफॉर ब्लड प्रेशर इज राइज. ठीक है. और इसको समझना चाहें तो इससे समझ सकते हैं. देखिए, ये है आपके एंजियोटेंसिनोजेंस. ये आपकी प्रोटीन होती है, लिवर में बनती है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए सोडियम लॉस हो गया, फॉल इन ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, सोडियम लॉस हो रहा है, बीपी कम हो रहा है. उस कंडीशन में क्या होगा कि जब सोडियम और डेंस मतलब जो आपके जब ये चीज़ कम होगी तो क्या होगा, लोअर ग्लोमेरुलर एफरेंट प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये सब प्रेशर कम हो जाएगा तो रेनिन रिलीज होती है. रेनिन एक एंजाइम रिलीज होता है थ्रू द जेजी सेल्स, जुक्स्टाग्लैंडुलर सेल ऑफ किडनी. ठीक है. अब रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन सेकंड में. एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड. सॉरी, एंजियोटेंसिनोजन है ये, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन. रेनिन की वजह से क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होती है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में. ठीक है. अब फर्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद में ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो कन्वर्ट किस में होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में. किस में, एंजियोटेंसिन सेकंड में.
किसकी हेल्प से? बाय द कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, या फिर कह सकते हैं इसे काइनेज सेकंड। तो ये एंजाइम्स में क्या होता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज होता है। ठीक, अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो एंजियोटेंसिन थर्ड में चेंज होगा बाय द अमीनोपेप्टाइडेस। ठीक है, फिर अमीनोपेप्टाइडेस से क्या होता है, एंजियोटेंसिन थर्ड होता है वो एंजियोटेंसिन फोर्थ में चेंज हो जाता है, और लास्ट में एंजियोटेंसिन फोर्थ इनएक्टिवेट फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता है। लेकिन जो हमें जो मेन चीज़ फोकस कर चल रही है वो एंजियोटेंसिन सेकंड तक ही हम फोकस कर चलेंगे, यहीं तक हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब जब एंजियोटेंसिन सेकंड जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करते हैं, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे। एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से कहाँ आया, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेंगे, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे, सोडियम वाटर रिटेंशन करेंगे और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ाएंगे। अब बेसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा, इससे क्या होगा, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा है, किसकी वजह से, एल्डोस्टेरोन की वजह से। जब सोडियम वाटर का रिटेंशन हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम भी कंटिन्यू बढ़ जाएगा। और ब्लड वॉल्यूम और बेसो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, दोनों ही रास्ते में क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर रीनल सेल में बढ़ जाएगा तो इससे इनहिबिशन फीडबैक जाता है, जिससे जेजी सेल से रेनिन का रिलीज कम हो जाएगा और ये साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। इस तरीके से हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर लो हुआ था वो आज में रेगुलेट होके सही हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के तरीके होते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट हो। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब ये जब ड्रग होती हैं वो कहाँ एक्ट होती हैं, अब समझते हैं कुछ। पहले आप ये नॉर्मल फिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ कि एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कर होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, और कन्वर्टिंग एंजाइम के एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेंगे, जो बेसो कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे और सोडियम वाटर रिटेंशन करेंगे। एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन की वजह से इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और बेसो कॉन्स्ट्रक्शन से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, साथ में बेसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो इंडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल कंडीशन पहुंच जाता है तो क्या होता है, इनहिबिशन मैकेनिज्म जाती है, जिससे क्या हो, जेजी सेल से रेनिन रिलीज कम हो जाता है और ये साइकिल स्टॉप हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तब तक ये साइकिल चलेगी और ब्लड प्रेशर फिर रेगुलेट हो जाता है। ये तो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट है या हीमोस्टेसिस का पार्ट है। अब यहीं पर गड़बड़ हो जाती है तब हम फिर ड्रग का यूज़ करते हैं। तो अब ये समझ गए तो अब आसानी होगी आपको मैकेनिज्म समझने के लिए। आगे स्टार्ट करते हैं कैप्टोप्रिल्स। कैप्टोप्रिल इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, एसी इनहिबिटर जिसे कह सकते हैं। एसी इनहिबिटर इज द फर्स्ट चॉइस ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। किसी को हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हम कोई एजेंट यूज़ करते हैं तो वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, एसी इनहिबिटर्स एजेंट ही दिए जाते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिक एक्शन की बात करें, किस तरीके से ये अपना वर्क करते हैं, क्या इनका मैकेनिज्म होता है। कैप्टोप्रिल इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। कैप्टोप्रिल एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ऐसे एंजियोटेंसिन सेकंड के कन्वर्जन को नहीं रोक देता है। बाय द इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड इज सप्रेस, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकंड बन नहीं पाता है, सप्रेस हो जाता है। जब बन नहीं पाएगा तो ब्लड प्रेशर इज फॉल, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से क्या हो रहा था, तीन चीज़ें थी, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा था, सोडियम वाटर रिटेंशन होता है एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन की वजह से। अब जब ये सब चीज़ें होंगी तो उससे क्या होता था, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। अब यहाँ पर जब नहीं होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, फॉल होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसो कॉन्स्ट्रक्शंस। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करती है, मैंने बताया क्यों, जब फॉल हो जाएगा एंजियोटेंसिन का काम क्या, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन करेगी, सोडियम वाटर रिटेंशन करेगी और एल्डोस्टेरोन करेगी। अब ये सब चीज़ें अब से जब एंजियोटेंसिन सेकंड बन ही नहीं रहा है, ये सब चीज़ें जो ये करता है, बेसो कॉन्स्ट्रक्शन, सोडियम वाटर रिटेंशन, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, ये सब क्या हो जाएगी, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। जब ये सब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है इस कंडीशन में। तो ये हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करता है, इस तरीके से हम ये यूज़फुल होता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी एक्शन में, क्या इसकी क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। कैप्टोप्रिल डिक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी और वेन्स दोनों की टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेगा, यानी कि दोनों में डायलेशन, दोनों के अंदर क्या होगा, डायलेशन होगा और दोनों के अंदर पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, आसानी से ब्लड वहाँ से फ्लो हो सकता है। कैप्टोप्रिल कॉज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। कैप्टोप्रिल की वजह से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है।
कैप्टोप्रिल कैन आल्सो इनहांस द लेवल ऑफ काइनेज फर्स्ट। अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, दो टाइप के एंजाइम थे, काइनेज फर्स्ट और काइनेज सेकंड। ये क्या है, काइनेज फर्स्ट, और वहाँ पर हम पढ़ रहे थे कौन सा, काइनेज सेकंड। काइनेज फर्स्ट, काइनेज सेकंड यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो क्या है, काइनेज सेकंड है। अब यहाँ पर काइनेज सेकंड और काइनेज फर्स्ट एक ही प्रोडक्ट से बन रहे थे। अब सोचिए जना, काइनेज सेकंड की सिंथेसिस या काइनेज सेकंड की प्रोसेस रुक गई है, या काइनेज सेकंड की प्रोसेस रुक गई है, तो काइनेज फर्स्ट की प्रोसेसिंग अब एक ही प्रोडक्ट है, मतलब पीछे प्रोडक्ट एक ही है जिससे दो चीज़ें फॉर्मेशन हो रही हैं, ठीक है। अब जब दो चीज़ें फॉर्मेशन हो रही हैं तो एंजियो कब काइनेज सेकंड इनएक्टिव हो रहा है, काइनेज सेकंड की एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो काइनेज फर्स्ट का फॉर्मेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। तो काइनेज फर्स्ट सेकंड नहीं बन रहा होता है, अब काइनेज सेकंड बनना बंद है, तो इस वजह से क्या होता है, काइनेज फर्स्ट का फॉर्मेशन बढ़ रहा है। और काइनेज फर्स्ट का फॉर्मेशन बढ़ने के बाद कैप्टोप्रिल क्या करते हैं, इनहांस द लेवल ऑफ काइनेज फर्स्ट लेवल्स एंड डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन एक हमारे पास में न्यूरोट्रांसमीटर है, कार्डियक न्यूरोट्रांसमीटर कह सकते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेडिकाइनिन को ये ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन ब्रेडिकाइनिन की वजह से वेसोडाइलेशन होता है बेसिकली। अभी ब्रेडिकाइनिन का जब ब्रेक डाउन होगा तो ब्रेक डाउन करने पर जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो ब्रेडिकाइनिन के ब्रेक डाउन होने पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या करते हैं, कफ और एंजियोडीमा जैसी फंक्शन इंड्यूस करते हैं, कफ और एंजियोडीमा इंड्यूस करेंगे, ठीक है। कफ और एंजियोडीमा इंड्यूस करते हैं कौन, ये आपके काइनेज फर्स्ट जो ब्रेकडाउन करेगा ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन होने पर। तो जो लॉन्ग टर्म कैप्टोप्रिल किसी पेशेंट को दिया जाए तो उससे कफिंग की प्रॉब्लम, एंजियोडीमा का मतलब क्या होता है कि कहीं पर स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, जैसे कभी आपने देखा होगा किसी बच्चे का, किसी जेंट्स का ओट होता है वो सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पर ओट सूज जाता है, रेडनेस हो जाती है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, एंजियोडीमा। तो ये दोनों सिम्टम्स अपीयर होते हैं ऑन लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ या हाई डोज ऑफ कैप्टोप्रिल्स। कैप्टोप्रिल डज नॉट अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट ऑफ द हार्ट। कैप्टोप्रिल क्या होता है, कार्डियक आउटपुट ऑफ हार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, कार्डियक आउटपुट जितना हो रहा था उतना ही हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी फर्म एक्शन पहला क्या हुआ है कि आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम कर रहा है, चाहे वेन्स की बात हो चाहे आर्टरी की बात हो, दोनों का पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करते हैं। साथ में इसकी वजह से क्या होता है, काइनेज फर्स्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, काइनेज फर्स्ट के प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से ब्रेडिकाइनिन का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेडिकाइनिन के ब्रेकडाउन होने पर जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो क्या करते हैं, एंजियोडीमा करते हैं और कफिंग करते हैं, खांसी होगी, साथ में एंजियोडीमा जैसे सिम्टम्स इंड्यूस होंगे। और कैप्टोप्रिल डज नॉट अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट के लेवल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इट कॉज द सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर रिड्यूस। इसकी वजह से दोनों प्रेशर रिड्यूस हो जाते हैं, सिस्टोलिक भी डायस्टोलिक भी। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, पता होगा आप लोगों के लिए सिस्टोलिक मतलब क्या है, डायस्टोलिक मतलब क्या है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर्स, एक मिनट चाहिए, सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर आपको सब पता ही होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टोल मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है उस टाइम जो प्रेशर होगा उसे सिस्टोलिक बोलते हैं। जब वेंट्रिकल डायलेट हो रहे होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं, उस टाइम जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उस टाइम जो प्रेशर है वो क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर, दोनों प्रेशर कम हो जाते हैं। ईडीएम की बात करें तो 70% ऑफ कैप्टोप्रिल ओरली एडमिनिस्ट्रेट इज एब्जॉर्ब, 70% तक ऑब्जर्व हो जाती है ओरल रूट से। प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक इट्स वायबिलिटी, तो प्रेजेंस ऑफ फूड्स इन स्टमक रिड्यूस इट्स वायबिलिटी, अगर खाने के साथ में हम इसे लेते हैं तो इसकी वायबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हम इसे एम्पटी स्टमक लेना चाहिए, खाना खाने से पहले बिफोर मील दें, तो इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी बेटर रहेगी, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में पहुँचेगी, ज़्यादा अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। पेनिट्रेशन द ब्रेन इज पुअर, इट इज़ पार्टली मेटाबोलाइज एंड पार्टली एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन, कुछ मेटाबोलाइज होती है और बाकी कुछ आपकी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाती है। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोटेंशन ये करते हैं, ऐसे इनिशियल शार्प इन ब्लड प्रेशर अकर इन द स्पेशली इन डायरेटिक ट्रीटेड पेशेंट, कोई डायरेटिक प्रिपरेशन कोई पेशेंट ले रहा है और उसको दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन क्रिएट करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि जब जो पेशेंट डायरेटिक ड्रग ले रहा हो तो कैप्टोप्रिल ना ले, कैप्टोप्रिल लेगा तो उसका ब्लड प्रेशर हुआ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी हाइपोटेंशन की शिकायत हो सकती है। हाइपरकैलेमिया मतलब क्या है कि आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, दैट इज़ द हाइपरकैलेमिया। मोर लाइकली इन द पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन एंड दोज टेकिंग पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स।
अब जिस पे इसके हाइपोकैलेमिया कंडीशन तब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी का रीनल फंक्शन प्रॉपर, किसी किडनी प्रॉपर तरीके से किसी को किडनी डिसऑर्डर है, मान लीजिए किडनी डिसऑर्डर है, तो उसके लिए क्या होगा कि जिसको किडनी डिसऑर्डर होगा, जिसका रीनल फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, तो उसके अंदर क्या पोटेशियम एक्सक्रीशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और इसकी वजह से भी पोटेशियम एक्सक्रीशन क्या होता है, कम हो जाता है। तो पोटेशियम लेवल क्या होगा, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। साथ में जो पेशेंट पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक यूज़ कर रहे थे, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक भी वही होते हैं जो पोटेशियम के लेवल को ब्लड में बढ़ाते हैं, मतलब पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होने देते हैं। तो वो डायरेटिक्स भी क्या करते हैं, पोटेशियम लेवल बढ़ाएंगे और इसके कारण पोटेशियम लेवल बढ़ेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया जैसी शिकायत बन सकती है। ठीक है। कफ, रैसेस, अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा में भी प्रोड्यूस इन लॉन्ग टर्म यूज़, ये तो हम बता ही चुके हैं। कफ है, रैसेस है, अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू द मेटाबोलाइट ऑफ ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन के मेटाबोलाइट को बनने की वजह से, जो बताया था मैंने अभी आपको पीछे, तो वो क्या कर रहे हैं, कफ, रैसेस, अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा करते हैं। और इसके अलावा आपका डेस्क्यूसिया, डेस्क्यूसिया मतलब क्या है कि खाना अच्छा नहीं लगना, भूख न लगना, खाने की इच्छा ना होना कह सकते हैं। रिवर्सिबल लॉस ऑफ अल्ट्रेशन और टेस्ट ऑफ सेंसेशन ड्यू टू द कैप्टोपिल अकर्स इन फ्यू पेशेंट। कुछ पेशेंटों में क्या करते हैं कि कैप्टोपिल की वजह से जो टेस्ट सेंसेशन होता है वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से खाना अच्छा नहीं लगता या खाने की इच्छा नहीं करती है। इसके अलावा फ्यूटोपैथिक इसका इफेक्ट होता है। फ्यूटोपैथिक मतलब जो फीटल है, जो फीटल डेवलपमेंट हो रहा है मदर की यूट्रस में, उसको ये डैमेज करता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने देता है, यानी कि फीटल ग्रोथ डिटाडेशन होगी, हाइपोप्लेसिया ऑफ ऑर्गन होंगे उनके अंदर उनका डिवाइडेशन या उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एंड फीटल डेथ में भी अगर इफ़ द एसी इनहिबिटर आर गिवन ड्यूरिंग द लेटर हाल्फ ऑफ द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के लास्ट ड्यूरेशन यानी कि टाइम मिनिस्टर के बाद में अगर हम इसको दे रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगी कि बहुत ज़्यादा जो फीटस डेवलप हो रहा था मदर की यूट्रस में, उसमें एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होने देगा, और कभी कभी ऐसा होता है उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेगनेंसी जो कंडीशन है उसमें हम कैप्टोपिल अवॉइड करेंगे, यानी कि कंट्राइंडिकेटेड होगी, उस कंडीशन में ना दें। इंट्रैक्शन की बात करते हैं, क्या क्या इसके इंट्रैक्शन हो सकते हैं। डायरेक्ट सिनर्जिज्म विद द हाइपोटेंसिव एक्शन ऑफ एसी इनहिबिटर बाय डिप्लेटेशन ऑफ सोडियम एंड राइजिंग द रेनिन लेवल। डायरेटिक के साथ में इसे देते हैं तो हाइपरटेंशन इफेक्ट बढ़ जाता है। डायरेटिक के साथ साथ अगर एसी इनहिबिटर को देंगे तो ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम करेंगे, क्योंकि सोडियम लेवल और रेनिन लेवल बहुत ज़्यादा, सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और रेनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा एंडोमेथासिन्स जो एसिड्स हैं, जितने भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हैं, एटेन्यूएटेड द हाइपोटेंसिव एक्शंस बाय रिटेनिंग साल्ट एंड वाटर रिटेंशंस। एंडोमेथासिन या अदर एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, इसके हाइपोटेंसिव एक्शन को कम कर देते हैं, क्योंकि ये क्या करते थे, साल्ट और वाटर के रिटेंशन को बढ़ा देते हैं, जबकि कैप्टोपिल रिटेंशन को कम कर रहा था। यानी सोडियम साल्ट और वाटर को एब्जॉर्प्शन को कम कौन कर रहा था, साल्ट एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा कौन रहा था, कैप्टोपिल, जिससे साल्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़े। अब ये क्या करते हैं, साल्ट और वाटर के रिटेंशन को ये घटाते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया कैप्टोपिल क्या कर रहे थे, साल्ट और वाटर के रिटेंशन को कम कर रहे थे, साल्ट और वाटर के रिटेंशन को कैप्टोपिल की वजह से क्या हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट कर रहे थे। एल्डोस्टेरोन जब इनहिबिट हो जाएगा तो वाटर और साल्ट का रिटेंशन कम होगा, कम होने की वजह से क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर कम हो रहा था। लेकिन ये एसिड्स होते हैं, ये रिटेंशन को बढ़ाते हैं, जस्ट अपोजिट्स टू द कैप्टोपिल। वाटर और सोडियम मतलब इलेक्ट्रोलाइट से उनका रिटेंशन बढ़ेगा और वो कम करते हैं, तो अपोजिट इफेक्ट है। तो इसकी वजह से क्या है, इसका हाइपरटेंशियल रिएक्शन होता है जो कैप्टोपिल का, वो फेल हो जाता है। इसका अंदर कोई एसिड ले रहा है तो उस कंडीशन में अगर एसिड्स के साथ में हम कैप्टोपिल ना दें, कैप्टोपिल देंगे तो उसका एक्शन उतना हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा जितना हमें मिलता था। ठीक है। इसके अलावा क्या है, इंसिडेंस ऑफ रीनल फेलियर हैव बीन रिपोर्टेड व्हेन द एसिड्स आर गिवन इन द पेशेंट्स स्पेशली एल्डरली रिसीव एसी इनहिबिटर एंड डायरेटिक्स। जो मतलब ये देखा गया है कि जो रीनल फेलियर अक्सर हो जाता है उन पेशेंटों में जो पेशेंट्स एसिड भी ले रहे हैं, एसी इनहिबिटर भी ले रहे हैं और डायरेटिक भी ले रहे हैं। ये तीनों चीज़ें कोई पेशेंट ले रहा है तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि उसका रीनल फेलियर यानी कि उसकी किडनी क्या होती है, फेल हो जाती है। तो कोशिश ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि एसी इनहिबिटर के साथ में डायरेटिक दे रहे हैं तो नेसिड कभी ना दें, अगर नेसिड दे रहे हैं तो एसी इनहिबिटर के साथ डायरेटिक कभी ना दें, तीनों को एक साथ में कभी दे नहीं। इसमें से या तो नेसिड को हटा दें या एसी इनहिबिटर और डायरेटिक को हटा दें, दोनों में से एक चीज़ को हटाना पड़ेगा। इसकी अल्टरनेटिव ड्रग हैं उनको हम ले सकते हैं।
Hyperkalemia can be occur if the potassium supplements and potassium sparing diuretics are given with captopril. अगर कैप्टोप्रिल के साथ में पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्ट देते हैं जो पोटेशियम को रिटेंशन करते हैं या पोटेशियम को सप्लीमेंट देते हैं तो कैप्टोप्रिल भी पोटेशियम को एब्जॉर्ब करता है और वैसे ही एब्जॉर्ब हो रहा है तो हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन बन सकती है। और साथ में एंटासिड रिड्यूस द अवेबिलिटी ऑफ कैप्टोप्रिल। एंटासिड के साथ में कैप्टोप्रिल ना दें क्योंकि कैप्टोप्रिल की अवेबिलिटी कम हो जाएगी, कैप्टोप्रिल एक्टिव फॉर्म में ब्लड में कम पहुँचेगा, जब ब्लड में अमाउंट कम होगा तो इतना प्रॉपर एक्शन नहीं दे पाएगा। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, इट इज अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ओल्ड एज पेशेंट को भी अवॉइड करते हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स अक्सर नेसेट्स लेते हैं। ओल्ड एज पेशेंट को कहीं घुटने का दर्द होगा, कहीं जोड़ों का दर्द होगा तो उनको अक्सर पेन रिलीफ आते हैं, पेन रिलीफ तक खाते हैं, तो कोशिश करें कैप्टोप्रिल उनको ना दें, नहीं तो उनके किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज़ की बात करें, इन द यूज़ ऑफ हाइपरटेंशन भी यूज़ करते हैं। इन द मैनेजमेंट ऑफ CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि CHF में क्या है कि ब्लड प्रॉपर तरीके से पंप नहीं हो पा रहा है। कहाँ से? हार्ट से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्री लोड और आफ्टर लोड को हम कम करके उस हार्ट के प्रेशर को कम कर सकते हैं। जैसे प्री लोड का मतलब क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना आए। प्री लोड आफ्टर लोड का मतलब क्या है, एक वर्क कर रहे हैं तो फंक्शन हो रहा है, फंक्शन से पहले बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा तो फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, फंक्शन के बाद में भी वर्क रह जाएगा तो भी फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हार्ट कहने का मतलब है हार्ट में ब्लड है वो कम अमाउंट में पहुँचे, उतना अमाउंट में पहुँचे जितना वो आसानी से पंप कर ले, तो उससे दिक्कतें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाती हैं। तो उसको हम मैनेजमेंट ऐसे कर सकते हैं, अगर हमारा प्री लोड कम होगा तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा, हार्ट आसानी से पंप कर लेगा, और आफ्टर लोड कम होगा तो हार्ट के अंदर ब्लड बचेगा नहीं, वो पूरा पंप हो गया होता है। तो उससे जो CHF के कॉम्प्लिकेशन है उसको हम रोक सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया था, अगर प्री लोड बढ़ता है, आफ्टर लोड बढ़ता है, प्री लोड बढ़ेगा तो एडिमा कंडीशन बन जाएगी, पल्मोनरी एडिमा बन जाएगा, ये सब चीज़ें बन सकती हैं। तो प्री लोड आफ्टर लोड कम करके हम CHF के पेशेंट को मैनेजमेंट करते हैं, मतलब जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको हम अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से इन द मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने बताया था आपको, कल किसी बच्चे ने ही पूछा था कि जो हार्ट है, हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन को बेसिकली हम हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हार्ट के टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होने की जो कंडीशन है वो कल का मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। जब हार्ट के टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे, तो मे बी ये भी हो जाता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है किसी को तो उसको CHF हो जाएगा, बाद में CHF की प्रोबेबिलिटी होती है। MI पहले हो, MI के बाद में CHF हो सकता है, या CHF बेसिक भी नॉर्मली हो सकता है, दोनों कंडीशन हैं। तो MI में कोई भी MI जब हो गया है तो MI में भी ब्लड MI हुआ है किसी को तो उसके टिश्यू ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, अब बचे हुए जो टिश्यू हैं, जो बचे हुए मसल्स हैं, उन पर लोड ज़्यादा बढ़ेगा पंप करने के लिए, तो प्री लोड आफ्टर लोड कम करके हम उसके हार्ट मसल्स पर वर्क लोड कम करके उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से मायोकार्डियल इन्फेक्शन में CHF मैनेजमेंट में काम आता है और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर वीडियो लाइक अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।